नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर हरिद्वार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। एक निजी होटल में 2 दिन रुकेंगे जेपी नड्डा। संगठन की बैठकों में शामिल भी होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को देखेंगे नड्डा। तो 2 दिन के दौरे में 11 बैठकें बीजेपी अध्यक्ष करेंगे। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते, जहाँ पर हरिद्वार पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। बीजेपी नेताओं ने उनका हरिद्वार में जोरदार स्वागत किया। तो एक निजी होटल में 2 दिन रुकेंगे जेपी नड्डा और यहां पर कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करेंगे। संगठन की बैठकों में भी शामिल होंगे। इसके साथ ही करीब 11 बैठकें करेंगे जेपी नड्डा। और ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर सीएम ने जोरदार स्वागत किया है, और दूसरी तस्वीर जहाँ पर रास्ते में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया गया, और ये तीसरी तस्वीर जहाँ पर हरिद्वार पहुंचने पर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया गया है। तो एक निजी होटल में 2 दिन रुकेंगे और कार्यकर्ता बातचीत करेंगे। विधायकों का, मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड जो है वो देखेंगे जेपी नड्डा, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। ऐसे में जेपी नड्डा का ये दौरा जो है काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि हो सकता है आगे की रणनीति क्या कुछ रहेगी, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी इन 2 दिनों में। और चुनाव में कार्यकर्ताओं को किस तरह लड़ना है, क्या कुछ रणनीति रहने वाली है पार्टी की, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीएम ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया है, और दूसरी तस्वीर जहां पर रास्ते में स्वागत किया गया उनका और हरिद्वार पहुंचे जेपी नड्डा। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है जेपी नड्डा, जहां पर संगठन की मीटिंग में नड्डा देंगे चुनावी मंत्र। और इसके साथ ही कामकाज का फीडबैक भी इस दौरान जेपी नड्डा द्वारा लिया जाएगा। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा है, ऐसे में उनका ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इस दौरान सांसद और विधायकों के साथ भी मीटिंग करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और मंत्री और विधायकों के रिपोर्ट कार्ड को भी जेपी नड्डा इस दौरान देखेंगे। शाम 5:30 से 7:30 बजे तक मंत्रियों से बातचीत करेंगे जेपी नड्डा। तो 2 दिवसीय दौरे पर है जेपी नड्डा। 21 अगस्त को पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे, यानी कि कल पूर्व सैनिकों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काफी अहम माना जा रहा है ये दौरा, और इस 2 दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहने वाले ये आपको बता रहे हैं। पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया जाएगा, साथ ही पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग भी होगी। तो 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर जेपी नड्डा है, उनका क्या कुछ शेड्यूल रहने वाला है वो हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पर पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग भी होनी है। पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग से सीएम धामी भी शामिल होंगे। उनका ये दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है, और पार्टी कोर ग्रुप की मीटिंग भी होगी। शाम 5 बजे साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे जेपी नड्डा। तो इन 2 दिवसीय दौरे पर क्या कुछ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का शेड्यूल रहने वाला है ये आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आरएस पदाधिकारियों से भी जेपी नड्डा मुलाकात करेंगे। और भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण भी वो करेंगे। तो 20 अगस्त को 2 बजे प्रदेश में संबोधित करेंगे। आपको बता दें, संगठन की मीटिंग में नड्डा चुनावी मंत्र भी देंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहाँ पर 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर है जेपी नड्डा, और इस दौरान उनका क्या कुछ शेड्यूल रहने वाले वो आपको बता रहे। कामकाज का फीडबैक भी लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इसके साथ ही सांसद और विधायकों के साथ भी मीटिंग उनकी होगी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी ट्वीट किया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के देवभूमि आगमन पर
उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं जनता ने भव्य स्वागत किया। व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हमारे मार्गदर्शन हेतु उत्तराखंड की धरती पर पधारने के लिए मैं माननीय अध्यक्ष जी का आभारी हूं। तो पुष्कर सिंह धामी ने जेपी नड्डा के आगमन पर ट्वीट कर उनका आभार जताया है। ये उनका ट्वीट आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर उन्होंने जेपी नड्डा के आगमन को लेकर आभार जताया है और उन्होंने लिखा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री जेपी नड्डा जी के देवभूमि आगमन पर उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं एवं जनता ने भव्य स्वागत किया। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता धर्मेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके। धर्मेंद्र, क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरीके से भव्य स्वागत किया गया है जेपी नड्डा का जब वो हरिद्वार पहुंचे? हाँ बिल्कुल, देखिए आज हरिद्वार में सुबह से ही बारिश पड़ रही है और हालांकि बारिश के बावजूद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत हरिद्वार पहुंचे हैं और बड़ी तैयारी यहाँ पर की गई है। हालांकि बारिश जब वो यहाँ पर पहुंचे बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसके बावजूद जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उन्होंने जोर शोर से उनका स्वागत किया है। और यही वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये वो होटल है जहाँ पर ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी जो जिलाध्यक्ष हैं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके साथ सभी विधायक और जो सांसद हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए जो तैयारी की गई है कि जो सामने होटल के जो यहाँ पर ओवर ब्रिज है, पूरा जो पोस्टर है, बैनर हैं, उससे पूरी तरह से इसे पाड़ दिया गया है। बड़े स्तर पर जेपी नड्डा के स्वागत में यहाँ पर बीजेपी द्वारा स्वागत तैयारी की गई थी। आज यहाँ पर पहुँचे हैं और आज जो होने कुल 4 सत्र यहाँ पर होने हैं और अभी इस समय होटल के अंदर पहला सत्र चल रहा है और पहले सत्र में जेपी नड्डा के साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संगठन के और जिलाध्यक्ष हैं उनकी यहाँ पर बैठक चल रही है। इसके बाद तुरंत जो दूसरा सत्र चलेगा उसमें विधायक और सांसदों के साथ वो सत्र चलेगा। उसके बाद तीसरे सत्र में जो प्रदेश में मंत्री हैं तो मंत्रिमंडलों के साथ वो बैठक होगी। तो कुल आज 4 सत्र होंगे और रात्रि विश्राम जेपी नड्डा का इसी होटल में होगा। कल फिर 4 सत्र कल होंगे। तो ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हैं उनको लेकर बहुत अहम ये बैठक मानी जा रही है। उसी के तहत जेपी नड्डा हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। ये जो आज अभी पहला सत्र चल रहा है और आज जो होने हैं कुल 4 सत्र आज होने हैं। बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने कहा कि आज संगठन के साथ भी जेपी नड्डा का बैठक है, क्या लग रहा है? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो बीजेपी कार्यकर्ता है, बीजेपी मंत्री, उनका फीडबैक भी लेंगे, रिपोर्ट कार्ड भी देखेंगे जेपी नड्डा। तो ऐसे में संगठन के साथ अगर बैठक की जा रही है, क्या उनका भी फीडबैक लेंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि अब कोरोना की तीसरी लहर को मद्देनजर रख के भी चुनाव की तैयारी की जानी है। ऐसे में संगठन की बूथ स्तर पर क्या तैयारियां हैं या कैसे हमें बूथ को मजबूत करना है, सबसे पहले संगठन मजबूत होगा तभी 2022 के चुनाव की जो जीत है वो आसान होगी। तो यही वजह की जो पहला सत्र है, मुख्य सत्र है, तो पहले सत्र में ही संगठन के प्रदेश अध्यक्ष, सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित जो पदाधिकारी हैं वो ही इस बैठक में पहले सत्र में यहाँ पर मौजूद है। उनसे पूरे संगठन की क्या तैयारी है 2022 के चुनाव को लेकर, उस पर यहाँ पर मंथन किया जा रहा है। उसके बाद जो दूसरा सत्र होने वाला है वो भी कुछ देर बाद अब शुरू हो जाएगा। उसमें सभी जो बीजेपी के विधायक हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। विधायकों के साथ साथ जो यहाँ पर सांसद हैं, 5 सांसद यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, उनके साथ अब इस दूसरे सत्र में बातचीत की जाएगी। उसके बाद सरकार के मंत्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। पहले सत्र में भी अभी जो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं उन्होंने स्वागत किया था जब जॉली ग्रांट पर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, वहीं से वो उनके साथ आए हैं और पहले सत्र में भी वो यहाँ पर उनके साथ मौजूद हैं। तो लगता है कि हर सत्र में वो भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। तीसरा जो सत्र होगा वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। उसमें सरकार के सभी मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, उनके साथ वो सत्र किया जाएगा, आकलन किया जाएगा, सबका रिपोर्ट कार्ड भी तैयार किया जाएगा कि अभी तक प्रदेश में जो मंत्री हैं उन्होंने जनहित के कौन कौन से कार्य किए हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी और रोड मैप चुनाव को लेकर तैयार किया जाएगा। तो ये बड़ी अहम बैठक है। ये देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या कुछ रोड मैप बनाया जाता है बीजेपी के लिए। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे जहाँ पर मसूरी में सड़क किनारे पैराफिट से ट्रक टकराया और नीचे रह रहे लोगों के घरों से जाकर टकराया पैराफिट। सड़क के नीचे रह रहे घरों में तो हो सकता था बड़ा हादसा, मौके पर जांच में जुटी पुलिस। बड़ी जानकारी, बड़ा हादसा होने से चला है जहां पर नीचे रह रहे लोगों के घरों से जाकर टकराया पैराफिट। सड़क के नीचे रह रहे घरों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर पैराफिट से
ट्रक टकराया, जिसके बाद नीचे रह रहे घरों में जाकर पैराफिट गिरा। बड़ी जानकारी, सड़क किनारे पैराफिट से हादसा, नीचे रह रहे लोगों के घरों से पैराफिट टकराया है और सड़क के नीचे रह रहे घरों में अफरा तफरी मच गई। तो पैराफिट ना होता तो हो सकता था बड़ा हादसा, जहां पर मौके पर जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हादसे की, आप देख सकते हैं किस तरह पैराफिट से ट्रक टकराई है। हालांकि पैराफिट जो है वो जाकर नीचे गिरी, नीचे कई घर भी थे। पैराफिट के गिरने से नीचे रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई, लेकिन हालांकि कोई भी जान माल के खतरा नहीं पहुंचा है, नुकसान नहीं पहुंचा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहा है, अगर पैराफिट नहीं होता तो संभव होता कि बड़ा हादसा हो जाता। तो पैराफिट ना होता तो हो सकता था बड़ा हादसा, संभवतः बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन पैराफिट की वजह से ट्रक जो है वो रुक गई और खाई में गिरने से बच गई। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मसूरी से, यहाँ पर सड़क किनारे पैराफिट से टक्कर हुई है ट्रक की। नीचे रह रहे लोगों के घरों से टकराया जाकर पैराफिट, और पैराफिट के टकराने से घर में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। बड़ी जानकारी, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पर पैराफिट न होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो मौके पर जांच में पुलिस जुटी हुई है और बड़ी जानकारी इस वक्त की, अहम जानकारी, यहाँ पर सड़क किनारे पैराफिट से ट्रक टकराई है और नीचे रह रहे लोगों के घरों से पैराफिट टकराया है। सड़क के नीचे रह रहे घरों में अफरा तफरी मची हुई है और पैराफिट ना होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। तो हादसे की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं किस तरह ट्रक जो है वो पैराफिट से टकराई और सड़क किनारे पैराफिट से ट्रक टकराकर पैराफिट जो है नीचे खाई में गिरी, जहाँ पर लोगों के घर थे। सड़क के नीचे रह रहे घरों में अफरा तफरी मच गई, हालांकि जानमाल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पैराफिट ना होता तो हो सकता था बड़ा हादसा। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुनील सोनकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, कब की ये घटना है, क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या कुछ लोग भी घायल हुए हैं? जब एक ट्रक अनियंत्रित होकर यहाँ मसूरी देहरादून जेपी बैंक के पास ये अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकरा गया। गनीमत रही कि पैराफिट पे जाके ये ट्रक रुक गया, नहीं तो इसके नीचे पूरा 2-3 घर थे जो पैराफिट का मलबा इनके ऊपर गिरा, तो यहाँ पर अफरा तफरी मच गई और यहाँ से लोग एक खाली कराकर अपने घर को निकल गए। और क्योंकि अगर ये ट्रक नीचे गिरता तो एक बहुत बड़ी जनहानि हो सकती थी। फिलहाल पुलिस मौके पर है और इस ट्रक को किसी तरीके से वहां से हटाने की कोशिश कर रही है। क्रेन और अन्य चीजें यहाँ पर मंगाई गई है, क्योंकि ट्रक अगर जरा सा भी हिलता है तो ये नीचे गिरेगा। तो ऐसे में इसको बड़ी सुरक्षा की दृष्टि से इसको बड़े संभल कर इस ट्रक को हटाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सुनील, क्या फिलहाल वहां पर टीम मौजूद है ट्रक को हटाने को लेकर, और जिस घर में पैराफिट नीचे जा गिरा था क्या वहां पर कोई किसी तरीके का नुकसान? देखिए, घर को थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है, वैसे किसी प्रकार की जन हानि यहाँ पर नहीं हुई है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रक काफी संवेदनशील है और इसको ज्यादा सा भी छेड़ा तो ये नीचे जाके गिरेगा। तो ऐसे में पुलिस द्वारा क्रेन से इसको पूरी तरीके से बांधा जा रहा है और क्रेन के माध्यम से इसे बाहर निकालने की कोशिश यहाँ पर अभी की जा रही है। जी बिल्कुल सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ेंगे, जहां पर चमोली में लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे। मलारी हाईवे बीते 7 क्यों होना था, मौसम के साफ होने का भी इंतजार किया जा रहा है। बड़ी जानकारी चमोली से, जहां पर मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है। हवाई रेस्क्यू किया जाना था, लेकिन मौसम जो है वो खराब हो गया और फिलहाल इंतजार किया जा रहा है मौसम के साफ होने का। बड़ी जानकारी, मौसम के साफ होने इंतजार, और मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, हम जानकारी से आपको रूबरू कराते। यहाँ पर चमोली में लामबगड़ में बंद हुआ बद्रीनाथ हाईवे और मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है और आज हवाई रेस्क्यू होना था। यहाँ पर मौसम के साफ होने का इंतज़ार हो रहा है। मलारी हाईवे बीते 7 दिन से बंद है और आज हवाई रेस्क्यू होना था, लेकिन मौसम के ख़राब होने के कारण हवाई रेस्क्यू जो है वो रुक गया।
पौड़ी में भी सुबह से ही बदला मौसम का मिजाज। मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। संवेदनशील जगहों पर लगाई गई 51 जेसीबी मशीनें। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मूसलाधार बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है और ऐसे में मौसम को देखते हुए प्रशासन जो है वो फिलहाल अलर्ट मोड पर है। तो बता दें, मौसम विभाग ने पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया था और अब लगातार हो रही बारिश से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, पौड़ी से सुबह से ही मौसम ने करवट ली है और लगातार मूसलाधार बारिश से लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, मौसम को देखते हुए प्रशासन फिलहाल अलर्ट है और मौसम विभाग द्वारा भी पहले से अलर्ट जारी कर दिया गया था। खबर उत्तरकाशी से है, जहां कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गोतांगली पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उप निदेशक गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क और जिला पर्यटन विकास अधिकारी को निर्देशित किया कि ट्रैक में आने वाले पर्यटकों से कोविड एसओपी के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाया जाए। साथ ही भैरव घाटी के पास चेक पोस्ट बनाकर आने वाले पर्यटकों का पंजीकरण किया जाए। आपको बता दें कि नेलांग घाटी के लिए भैरव घाटी के पास गोतांगली में खड़ी, जिसे प्राचीन समय में सीमांत इलाके में रहने वाले गांव जादूंग नेलांग हमारा जो नीलोंग घाटी में है, भैरव घाटी से आके वो कंप्लीट हो गया है और इसका निर्माण पिछले साल शुरू हुआ था, जो कि पीडब्ल्यूडी के द्वारा किया गया है। अभी चूँकि पर्यटक वहाँ पे आना शुरू हो गए थे, तो इसलिए हमने गाइडलाइंस निकाली हैं कि सुरक्षा के दृष्टिगत, क्योंकि वो काफ़ी रिस्की ब्रिज है, वहाँ पे अधिकतम 10 लोग ट्रैवल करें और कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या ग्रुप में वहाँ लेके ना जाएँ, ग्रुप में ट्रैवल ना करें। और वहाँ पे जो भैरव घाटी चेक पोस्ट है, वहीं पर उसकी चेकिंग की जाएगी और सीमित संख्या में ही पर्यटकों को वहाँ पे आके जाने देंगे। गंगोत्री धाम में देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का धरना बीते कई दिनों से जारी है। सभी तीर्थ पुरोहितों उत्तराखंड सरकार से जल्द देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड एक काला कानून है, जिसे सरकार ने जबरन थोपा। साथ ही पुरोहितों ने यह भी कहा कि यह कानून सनातन धर्म के खिलाफ है। सरकार एक ही धर्म को क्यों निशाना बना रही है। हमारा जो आंदोलन निरंतर 2-3 माह से, जब से पट खुले हैं तब से निरंतर चल रहा है आज दिन तक। और जो इन्होंने हाई पावर्स कमेटी बनाई है, उसकी रिपोर्ट तुरंत लेकर सरकार इस पर संज्ञान ले और तुरंत इस काले कानून को, इस तालिबानी कानून को निरस्त करे और ख़त्म करे, बिल्कुल जीरो। केवल ये कुठाराघात सनातन धर्म पे ही नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो सभी धर्मों पे हो, तब तो हम माने कि हाँ सरकार कोई सबके लिए एक समान कानून ला रही है। केवल सनातन धर्म पे कुठाराघात करना जो है उचित नहीं है। इसलिए हम आशान्वित हैं कि हमारे जो जुझारू मुख्यमंत्री वर्तमान में आए हैं, ये इस कानून को पूर्णतया निरस्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी का तराई पूर्वी वन प्रभाग एक बार फिर से सुर्खियों में है। यहाँ वन क्षेत्र अधिकारियों का ऑडियो सामने आया है, जिसमें वो लकड़ियों की तस्करी पर रिश्वत लेने की बात कर रहे हैं। वायरल ऑडियो में खटीमा के किलपुरा रेंज का वन क्षेत्र अधिकारी आशीष मोहन तिवारी लकड़ी तस्कर से अवैध पेड़ों के कटान के मामले में पैसे की डिमांड कर रहा है, जिसमें वो पहले 2 लाख रुपए ले चुका है और अब फिर से 2 लाख की डिमांड कर दबाव डाल रहा है। साथ ही वो टीम की छापेमारी की जानकारी देते हुए लकड़ी के गिल्टों को वहां से हटाने की बात कह रहा। तराई पूर्वी वन प्रभाग पहले भी कई ऑडियो वायरल होने से चर्चाओं में रहा है। बस एक इन्फॉर्मेशन आई थी, किसी गोपनीय सूत्र द्वारा जो है एक इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि अवैध
पातन से संबंधित कोई मामला है और इसमें जो है वन क्षेत्र अधिकारी किलपुरा अभी संदिग्ध है, इस तरह का इन्फॉर्मेशन था। तो इसमें जो हमने एक प्राथमिक जांच जो है करवाई और उसके उपरांत जो है तत्काल प्रभाव से निष्पक्ष जांच के लिए जो है वन क्षेत्र अधिकारी किलपुरा को जो है संबद्ध किया गया है। रुड़की में जिला कोर्ट के पेशकर और उनके साथियों के साथ नारसन बॉर्डर पर मारपीट और लूटपाट के मामले में ड्यूटी पर तैनात दारोगा पर गाज गिरी। जांच में दोषी पाए जाने पर एसएसपी की ओर से दारोगा को सस्पेंड कर दिया गया। वहीं दारोगा पर कार्रवाई के बाद घटना वाले दिन ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों में खलबली मच गई। आपको बता दें कि हरिद्वार के ज्वालापुर पीट बाजार निवासी नितिन अग्रवाल जिला कोर्ट में पेशकर हुए और 6 अगस्त को सुबह करीब 4:30 बजे वो अपने 4 साथियों के साथ मेरठ से ज्वालापुर लौट रहे थे। इस बीच नारसन बॉर्डर पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उनकी नोकझोंक हो गई थी। आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने नितिन अग्रवाल और उनके साथियों के साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी थी। इतना ही नहीं, उनके गले से सोने की चेन लूट ली थी। तहरीर पर मंगलोर कोतवाली में एक दारोगा समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। चलिए, इसी के साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।